जी अस्सलाम वालेकुम। SNT इन्फ्लुएंसर्स हाजिर हैं आपके पास आज एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। मैं हूं शाहिद, तैमूर मेरे साथ मौजूद हैं। तो हमने इससे पहले एक काफ़ी लेंथी वीडियो बनाई थी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इन स्वीडन के नाम से, और पार्ट 1 उसका था। आज हमने प्लान किया है उसको कंटिन्यू करने का। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर तैमूर से रिक्वेस्ट करूंगा कि याद दिलाएं कि हमने उस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था क्विकली, और ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने पहले क्या बता चुके हैं, और अगर उनको उसकी डिटेल चाहिए तो वो उस वीडियो में जाकर देख लें। और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं मज़ीद जो है ना इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करनी है आज। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया शायद इंट्रोडक्शन का। और मेरा ख्याल है कि पिछले सेशन में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी आइल्स की, क्योंकि ग्रुप के ऊपर हमने देखा था कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, लोग पूछते हैं आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा था लास्ट टाइम। लेकिन हमने साथ साथ ये भी प्रॉमिस किया था कि हम और जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके जो जवाबात हैं हम उनको लेके आएंगे। तो आज के हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। शुरू हम करेंगे जनरल प्रोसेस से। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप एप्लीकेशन जब सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तो उसके साथ जब आप पेपर एप्लीकेशन भेजते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनको आपने वेरीफाई कैसे करना है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अगर आप पढ़ रहे हैं फॉर एनी रीज़न, अगर आप देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है स्वीडन आप अपने एडमिशन को ट्रांसफ़र कर सकें, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है किन वजूहात की बिना पे हो सकता है। और आखिर में हम देख लेंगे कि क्योंकि ज़्यादातर हम बात करते हैं इंजीनियर्स की, साइंस या स्टेम प्रोग्राम्स की, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की अक्सर जो है वो रिक्वेस्ट होती है कि आप हमें बताएं हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सही है, ठीक हो गया। तो अगर हम पहले जो है ना पार्ट को ले लें कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इन जनरल जो हमने बात की है कि उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, वो तो व्यूअर्स जाके देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स है तो काइंडली वो गो थ्रू कर दें आज। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसीजर एप्लीकेशन, मतलब लेट्स सपोज के किसी बंदे ने इरादा किया है स्वीडन आने का और पढ़ाई के लिए, तो अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि उसको देखना है कि किस किस यूनिवर्सिटी में मेरे रेलिवेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है। मेरा ख्याल है ये सबसे बुनियादी चीज़ है। आप देखें कि प्रोग्राम किस किस यूनिवर्सिटी में है और वो यूनिवर्सिटी किस किस सिटी के अंदर है। अगर लेट्स सपोज उपसाला यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली उपसाला में है, KTH है तो स्टॉकहोम में है। आप अपने प्रोग्राम्स को रैंक करें। फिर उसके बाद आप देखें 1 2 3 4 कौन से आप प्रायोरिटी वाइज आप किन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो जब आपने एटलीस्ट 3 या 4 प्रोग्राम्स शॉर्टलिस्ट कर लिए, उसके बाद आपने क्या चीज़ देखनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसका एप्लीकेशन का टाइम कब स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो इंग्लिश में है वो शुरू होते हैं फॉल में, जो कि अभी है अगस्त और सितंबर। तो उसके लिए एडमिशन का जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, या एप्लीकेशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है पिछले साल नवंबर दिसंबर में, और जनवरी में अक्सर उसकी डेडलाइन होती है। मिड जनवरी में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर लें तो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि कंफर्मेशन के बाद आप स्कॉलरशिप की डेडलाइन आ जाती है। तो वो आपने देखना है कि प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिए, अब आप राइट टाइम के ऊपर उसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। सो डू नॉट बी लेट, ये एक टर्म यूज करते हैं स्टडी इन स्वीडन की वेबसाइट के ऊपर, डू नॉट बी लेट। अच्छा, उसके बाद आपने जो पेपर डॉक्यूमेंट है वो भेजने होते हैं स्वीडन। अक्सर लोगों के इस पे भी क्वेश्चन होते हैं कि हम DHL करें, कोरियर करें, क्या करें। डू व्हाटएवर यू कैन, बट मेक श्योर कि आपकी वो पोस्ट रजिस्टर्ड हो, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपको
कंफर्म हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं या नहीं। सम टाइम ये हो गया कि आप अगर रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं की, ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप क्या गलती कर बैठेंगे। हो सकता है आपने हर चीज़ ठीक की हो लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे, आप क्वालिफाई नहीं कर सके, तो आपका साल ज़ाया हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल करना है। जी, एक चीज़ मैं अगर काइंडली यहाँ पे मेंशन कर दूँ, एक तो केस जो मुझे पता चले थे ये फेसबुक ग्रुप के ऊपर, लोगों ने ना वो डिजिटल कॉपीज भी मांगते हैं, तो वो स्कैन कॉपीज भेजी थी अपनी डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन वो रीडेबल नहीं थी इंस्टीट्यूशन वालों को, तो इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ। हालांकि वो बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट थे, HEC से अटेस्टेड थे, लेकिन उस स्टूडेंट ने जो है स्कैनिंग शायद अच्छे तरीके से नहीं की थी, तो वो उन्होंने कहा कि ये तो रीडेबल नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अपनी डिजिटल कॉपी भेजें तो वो रीडेबल हो। अगर बेहतर होगा आप एक और इंसान से चेक करवा लें कि ये वाकई रीडेबल है, ये काबिल है कि इसको भेजा जाए। बेहतर तो ये है कि आप अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो ना लें, आप प्रॉपर तरीके से उसको स्कैन करवाएं, ताकि वो सही तरीके से अच्छी क्वालिटी की पिक्चर आए और रीडेबल हो जाए। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करिए। थैंक यू। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने जो स्टेप फॉलो करने का हम कह रहे थे कि स्टेप्स हमने कौन से फॉलो करने हैं। अब हम पहुंचे थे कि हमने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, लेकिन इससे पहले एक सवाल है नेचुरल के डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली हम बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, तो बैचलर्स तक हमारी तमाम एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक तो ये तो ऑब्वियस है, और वो होने चाहिए प्रॉपरली अटेस्टेड, वेरीफाइड बाय HEC। उसको देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। अभी फिलहाल देखते हैं कि हमने उसको डॉक्यूमेंट्स कौन से। तो एक तो हो गया हमारे पास जितने भी हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद हमें अक्सर मांगा जाता है मोटिवेशन लेटर, कि हमारा मोटिवेशन लेटर उसके साथ क्या है, और फिर हमने वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके भेजना है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जी कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखें। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को पता है डिग्रीज तो हमारे पास हैं, और मोटिवेशन लेटर के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो रॉकेट साइंस एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जो पिछले साल गुजारे हैं एजुकेशन लाइफ के, वो हमने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है। क्या हम सिर्फ पढ़ाई में फोकस किया, क्या हमने पढ़ाई में एक्सीलेंस ली, या इसके साथ साथ हमने कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी की, लीडरशिप के लिए के रोल किए, जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने, और उन्हें लगे कि जो बच्चा हम ले रहे हैं एज अ स्टूडेंट वो आके हमारी यूनिवर्सिटी में भी कुछ अच्छी चीज़ें करेगा। तो सिर्फ वो देखना चाह रहे होते हैं। एडमिशन ज़्यादातर बेस करता है आपके ग्रेड्स के ऊपर, आपके रेलिवेंट कोर्सेज के जो आपने पढ़े हैं उसके ऊपर। ये हो गया। अब डिटेल में अगर किसी ने देखना हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो आपने जो पहले मैंने कहा था कि आपने 4 या 5 प्रोग्राम्स जो सिलेक्ट किए हैं, आप उस प्रोग्राम के अंदर जाएं। उस प्रोग्राम के अंदर नीचे लिखा होगा प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं या 3 में कर रहे हैं, तो आप सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें। मतलब हो सकता है एक डॉक्यूमेंट एक प्रोग्राम में चाहिए, दूसरे में ना चाहिए, लेकिन जस्ट गैदर ऑल दी इंफॉर्मेशन और सब चीज़ें पूरी कर लें इससे पहले कि आप वो डॉक्यूमेंट्स भेजें। ठीक हो गया। इंग्लिश जैसा कि हमने पहले बता दिया था बड़ी तफसील के साथ कि आइल्स स्टेम के प्रोग्राम्स के लिए नहीं चाहिए। उसके अलावा जिनको चाहिए वो कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स हैं जो कि मेंशन्ड हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो अगर आप पहले वाली वीडियो देख लें तो उसमें आपको वो काफ़ी तफसील से क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला हिस्सा। मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं। अगर हम सिर्फ मास्टर्स के इंग्लिश प्रोग्राम देखें तो देयर आर लाइक 38 और 40 प्रोग्राम्स, तो वो सब को कवर करना मुश्किल होगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप जाएं studyinSweden.sc के ऊपर, अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करें। तरतीब हमारा बताने का मकसद ये है कि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं हम शुरू कहाँ से करें। तो आप प्रोग्राम सिलेक्ट किया, रिक्वायरमेंट में गए और आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई। सही। कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? नहीं, बस ठीक है, आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया। कंटिन्यू। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है कि हम देख लेते हैं कि HEC वाला